वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इससे पहले आप लोगों ने क्लास संख्या 1 देख ली होगी, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम क्लास 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास 2 में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है। और इससे पहले हमने राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या एक कला है, इसके बारे में तमाम प्रकार के विद्वानों के पक्षों को हमने देखते हुए आगे बढ़ा। कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान का ये क्लास नंबर 1 मैंने समाप्त की, जिसमें राजनीति विज्ञान की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र को हमने बहुत ही बारीकी के साथ स्पष्ट किया। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, जिसमें कुछ जो है चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपका ये पहला टॉपिक है, इसके संबंध के संदर्भ में राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। फिर इसके अंदर राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है और भी अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, क्या अंतर है, सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो ये दूसरी क्लास है बेटा। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि बढ़िया संबंध है। समाजशास्त्र सब सामाजिक विज्ञानों का मूल है, यानी कि समाज जो होता है मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, और उसी पहलू में से एक पहलू होता है राजनीतिक पहलू। तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस मनुष्य के जीवन के केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं पर अपनी पैनी नज़र डाले हुए है। तात्पर्य यह है कहने का कि समाजशास्त्र बड़ा विषय वस्तु है, राजनीतिक शास्त्र उसकी अपेक्षा छोटा विषय वस्तु है। या राजनीति विषय या राजनीतिक विज्ञान केवल समाज की एक इकाई, पॉलिटिकल इकाई या पॉलिटिकल पहलू पर ही दृष्टिपात करता है, जबकि राजनीति विज्ञान एक ही इकाई के बारे में और पॉलिटिकल जो आपका समाजशास्त्र है वो समस्त मानवीय पहलुओं पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए है। ठीक है, वह सामाजिक समुदायों और सामाजिक जीवन के नियमों, समाजशास्त्र सिद्धांतों का शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंश मात्र है, यानी एक इकाई मात्र है, और सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे से अत्यंत निकट हैं, यानी कि चूंकि राजनीतिक शास्त्र आपका समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र में राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र जो होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और उसे समाज के एक अंग के रूप में राजनीति भी शामिल होता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, हेडिंग डालेंगे घनिष्ठता या संबंध। देखिए, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि समाजशास्त्र से ही राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अंतर्गत समाज के संगठन का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन, संस्कृति का अध्ययन, विभिन्न अध्ययन किया जाता है इन सभी पहलुओं का। ठीक है, समाज के संगठन और स्वरूप और संस्कृति का, इन पहलुओं में जो शास्त्र राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। जो सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन करता है उसको संस्कृति के बारे में। तो कहीं ना कहीं पे समाज का एक अंग या एक इकाई के रूप में राजनीति विज्ञान को जाना जाता है। इस दृष्टि से राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का एक अंग है। राज्य जिसे राजनीति शास्त्र संबंधित है, समाज का ही एक रूप होता है राज्य। ठीक है, समाज का एक रूप के रूप में राज्य समाज का एक रूप है। अतएव राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन हेतु समाज शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको समाजशास्त्र भी जानना जरूरी है, उसके बिना राजनीति शास्त्र का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इन दोनों शास्त्रों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इन तथ्यों का निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि कौन लेखक समाजशास्त्री है और कौन राजनीतिक दार्शनिक है। आप देखते हैं अरस्तु को ही देख लीजिए, वो समाजशास्त्री भी है और एक मतलब कि राजनीतिक जो है विद्वान भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ अरस्तु जो है क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वही वो भी कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। दोनों मिलाकर कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी दोनों है, यानी कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो समाज शास्त्र का जहाँ अध्ययन होगा वहाँ पर समाज के जो राजनीतिक पहलू होगा उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रस्तुत होगा, और जहाँ पर समाज के एक पहलू यानी कि राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाएगा वहाँ पर समाज शास्त्र का अध्ययन ऑटोमेटिक आ जाएगा। चूँकि समाज शास्त्र जो होता है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और राजनीतिक शास्त्र व्यवहार का भी अध्ययन करने लगा है आजकल। मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के राजनीतिक पहलू पर फोकस करता है, और चूंकि राजनीतिक पहलू में भी संबंध पाया जाता है तो उन संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो दोनों में दांत काटी रोटी है जगह कहा जाता है
कि जैसे कहा ना जाता है कि भाई लंगोटिया यार हैं बचपन के, तो वैसे लंगोटिया यार हैं दोनों, राजनीति शास्त्र और जो है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैटलिन नाम के एक विद्वान कहते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी अखंड है। अखंड माने इनका कोई खंड नहीं कह सकता, यानी एक ही हैं दोनों, और वास्तव में एक तस्वीर के दो पहलू हैं, यानी एक आपका या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। गिडिंग्स नाम के एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा भैया, गिडिंग्स नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य का विज्ञान पढ़ाना वैसा होगा जैसे कि न्यूटन के गति के नियम से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या या उष्मा गतिकी के बारे में बताना है। कहने का मतलब यह है बेटा कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों को अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको राज्य के विज्ञान के बारे में पढ़ाना मूर्खता होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यूटन का जो गति के नियम है तीनों, अगर उसको कोई व्यक्ति नहीं जानता है, उससे अपरिचित है, तो उसको आप खगोल विज्ञान के बारे में बताएंगे तो वैसे ही मूर्खता होगी जैसे कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों के बिना अगर आप राज्य के विज्ञान को किसी को पढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से गिडिंग्स ने कहा। गिडिंग्स एक समाजशास्त्री हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में भी इनका नाम लिया जाता है। संक्षेप में रैट जाइन हाइवर के शब्दों में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि राज्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन है, यानी सामाजिक और राजनीतिक दोनों संगठन है। इसीलिए अरस्तु ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी दोनों है। अपने प्रारंभिक रूप में यह राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था रहा था, यानी सामाजिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना है, यानी समाज शास्त्र मान सकते हैं बड़ा है या विस्तृत है राजनीतिक शास्त्र से। राजनीतिक तथ्यों का आधार सामाजिक तथ्य ही है। यदि राज्य विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो उसका कारण यही है कि उसके विस्तृत क्षेत्र के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों को आवश्यकता होती है, और यह विभाजन समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के बीच विभाजक रेखा के कारण नहीं है, यानी कि बस उसको चूँकि एक बेहतर तरीके से या और डीपली जा करके अध्ययन करने के लिए इसको इस तरीके से बांटा गया, नहीं तो समाजशास्त्र के अंतर्गत ही हम राजनीतिक शास्त्र को पढ़ रहे होते आज। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके आपको भेजना है। ठीक है, आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेजने हैं। 9161 93 60 62 व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये पेमेंट, यानी 100 रुपये आपकी फ़ीस है। फीस कितनी है आपकी? एक सेमेस्टर की फ़ीस पूरे सेमेस्टर की 100 रुपीज़ है, जिसमें आपके पेपर तक पढ़ाया जाएगा आपको, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, आपकी वीडियो लेक्चर्स होंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको यहाँ पर जो है PDF नोट्स भी मिलेंगे। PDF नोट्स के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्रुप भी आपके लिए बना है। ग्रुप के साथ साथ आपको वहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, MCQs टाइप के भी क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आपके लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर भी आपके आती लघुत्तरी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। और केवल एक सब्जेक्ट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट जो मेजर के होंगे वो, एक माइनर का होगा वो, और एक को करिकुलर का होगा जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है। सब की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट्स के साथ अभी जुड़ें। मात्र 100 रुपीज़ में आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। केवल 100 रुपये में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सीरीज लेंगे तो 60 रुपये की एक सीरीज पड़ेगी, तो 5 सीरीज खरीदेंगे तो 6×5 = 300 रुपये की आपकी सीरीज हो जाएगी। अगर एक सब्जेक्ट की आप पुस्तक लेंगे तो 200 या 250 रुपये की एक पुस्तक आएगी। मान लेते 200 रुपये की एक पुस्तक है तो 5 सब्जेक्ट की पुस्तक लेंगे तो आपका 1000 रुपये ये बैठ जाएगा। कुल मिलाकर के आपके 1300-1400 रुपये बैठ जाएंगे केवल पुस्तक वगैरह खरीदने में। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं, तो केवल 100 रुपये में आपका बेहतर तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है हमारे से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको पूरा सेमेस्टर जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। बहुत सस्ती फीस है। जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं आप। ठीक है, आपके घर में कोई भी चलाता हो या किसी दुकान से जाकर के आप पेमेंट करवा सकते हो। क्लियर, चले। तो ये आपका हो गया भाई राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में संबंध में देख रहा था। इसी के बारे में गार्नर साहब कहते हैं, गार्नर का मत है कि राजनीति वैज्ञानिक को
राजनीतिक वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल साइंस का जो वैज्ञानिक है या विद्वान है उसको समाजशास्त्री होना चाहिए, और समाजशास्त्री को राजनीतिक वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी कि दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, तभी वो अच्छे माने जाएंगे। राजनीति और समाजशास्त्र के बीच में संबंधों को हमने देख लिया। अब राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में हम अंतर को भी देख लेते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को समझें, अंतर क्या है इन दोनों सब्जेक्ट में। देखिए, राजनीति शास्त्र की अगर बात करें या राजनीति विज्ञान की बात करें, बात एक ही है। और समाजशास्त्र में इतनी घनिष्ठता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भिन्नता नहीं या कोई अंतर नहीं, इसमें अंतर भी है। एक दूसरे से संबंधित होने पर भी ये विषय एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ हम इनके अंतर को संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अंतर देखिए, समाज शास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक शास्त्र की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि समाज शास्त्र समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करता है, यानी एक अंश मात्र है। ठीक है, समाज शास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक विषयों का अध्ययन होता है। समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी इस अर्थ में है कि उसका कलेवर अत्यंत, यानी उसका कलेवर माने उसका क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र, उसका स्कोप बहुत बड़ा है समाज शास्त्र का। दूसरी ओर राजनीतिक क्षेत्र, दूसरी बात राजनीतिक क्षेत्र की बात की है तो इतना व्यापक राजनीतिक शास्त्र का जो है सिलेबस नहीं है। समाज शास्त्र जो है राज्य, परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन तथा शिक्षालय आदि सभी से संबंधित है समाज शास्त्र, परंतु राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल राज्य से होता है। ठीक है, राज्य से जुड़े हुए तमाम पहलुओं का अध्ययन करता है राजनीतिक शास्त्र, जबकि समाजशास्त्र राज्य, परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन सभी का, शिक्षालय इन सभी का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में कानून, प्रथा, आचार, धर्म, संस्कृति, तमाम प्रकार के नियम कायदे, सामाजिक नियम वगैरह सब कुछ पढ़े जाते हैं, परंतु राजनीतिक शास्त्र में केवल कानून पर आधारित राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक शास्त्र केवल कानून के बारे में बताता है जो कि राजनीतिक रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, राजनीतिक संबंधों पर आधारित होते हैं। ऐसे कानूनों के बारे में ही राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र के जो नियम होते हैं वो कानून भी मानता है, प्रथाएँ भी होती हैं, आचार विचार, धर्म, कायदे सब कुछ उसमें होते हैं, सामाजिक मापदंड, नियम कायदे सब होते हैं। तो ये अंतर होगा इसमें। ठीक है, दूसरा अंतर आप लिखेंगे। दूसरा अंतर क्या है राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र में? दूसरा अंतर है कि समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई मानव तथा समाज है। यानी समाजशास्त्र में मनुष्य और समाज दोनों का अध्ययन होता है और दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, क्योंकि मानव के संबंधों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। मैकआवर पेज कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध होता है वो अन्योन्याश्रित का संबंध होता है। एक दूसरे के बीच में जो परस्पर संबंध होता है उसी परस्पर संबंधों के सूचक के रूप में समाज शब्द का प्रयोग, सोसाइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सोसाइटी एक अमूर्त धारणा है जो संबंधों की व्यवस्था पर आधारित है। संबंधों की इसी व्यवस्था को समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकआवर पेज ने ऐसा कहा। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मानव और समाज समाजशास्त्र में अध्ययन की इकाई के रूप में काम करते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की इकाई मानव का वह संगठन है जिसे मतलब राम राज्य कहते हैं। गैटेल का मत है कि समाजशास्त्र एक समन्वय समाज विज्ञान है, वह संपूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित होता है समाजशास्त्र, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक जीवन से संबंधित होता है। ये अंतर है। अगला अंतर देखिए भाई, समाजशास्त्र मानव तथा समाज के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री यह जानने का प्रयास करता है कि मानव किस प्रकार और किस अवस्थाओं से होता हुआ सामाजिक प्राणी बना हुआ है। समाजशास्त्र यह बताता है कि मानव उद्विकास की प्रक्रिया से लेकर के जब मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था, वहाँ से लेकर के आधुनिक समाज जो बना है वो कैसे बना, उसके बारे में पूरा समाजशास्त्र बताता है। परंतु राजनीतिक शास्त्र ऐतिहासिक विकास से संबंधित नहीं रहता। यह मान करके चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और उसी पर बस केवल राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके सिद्धांतों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ जाता है, जबकि समाजशास्त्र उसके तह तक जाता है। अगला, समाजशास्त्र यह बताता है कि क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, उसकी अध्ययन विधि ऐतिहासिक है समाजशास्त्र की। दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए, इसकी अध्ययन विधि दार्शनिक है। समाज मतलब कि दार्शनिक अध्ययन विधि किसकी? पॉलिटिकल साइंस की अध्ययन विधि दार्शनिक है, जबकि समाजशास्त्र की अध्ययन विधि कैसी है? हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। ठीक है, इस विधि में अंतर है। समाजशास्त्र केवल यही बताता है कि समाज का रूप क्या रहा है,
वह इस ओर संकेत नहीं करता समाजशास्त्र कि समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी समाजशास्त्र केवल बताता है कि समाज का स्वरूप अभी तक कैसा रहा है, भविष्य के बारे में नहीं बताता। दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र यह बताता है कि राज्य किस प्रकार होना चाहिए, या राज्य का स्वरूप कैसा था या कैसा है और कैसा रहना चाहिए, सारी बातों पर फोकस करता है राजनीति विज्ञान। तो इस तरीके से आप लोगों ने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में संबंधों के बारे में और इन दोनों के बीच में अंतर के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग और भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगर आप कहें तो। देखिए, राजनीति विज्ञान और इतिहास, इसके बीच में क्या संबंध है, चले समझ ही लेते हैं, नहीं तो फिर लंबा क्लास हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से 2-3-4 वीडियो और लानी पड़ेगी। तो राजनीति विज्ञान चले, बस इतना हो गया। फिर राजनीति भी इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझ में भी आ जाएगा और चीज़ें आपकी बेहतर भी हो जाएंगी अगर आप चाहें तो। ठीक है, समझ ही लेते हैं। चले, देखिए राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में क्या संबंध है। देखिए, राजनीति और इतिहास में गहरा संबंध है। राजनीतिक संस्थाओं तथा घटनाओं को भली भांति समझने के लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समुचित जानकारी प्राप्त कर लेना परम आवश्यक होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर राजनीति विज्ञान को आपको समझना है तो उसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में कैसे राजनीति रही होगी या कैसे नियम कायदे रहे होंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी इतिहास और राजनीति दोनों बहुत ही घनिष्ठ संबंधित हैं। ठीक है, इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञान होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विकास किस प्रकार हुआ है। राजनीतिक आंदोलन तथा संस्थाओं की गहराई तक पहुंचने के लिए ऐतिहासिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के खुदाई करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास का अनुसंधान, रिसर्च करना जो अन्वेषण करना बहुत जरूरी। दूसरी ओर ऐतिहासिक घटनाओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए उनसे संबंधित राजनीतिक कारणों और सिद्धांतों को जानना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, भारत के नए संविधान का उचित अध्ययन करने के लिए पहले हमको 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों पर आधारित है भारतीय संविधान के तमाम अनुच्छेद। ठीक है, क्योंकि अगर हमको भारतीय संविधान के बारे में जानना है तो हमको क्या पढ़ना होगा, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम को जानना होगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रांस के ऐतिहासिक क्रांति को सही रूप से समझने के लिए उसके अंतर्निहित राजनीतिक विचारों की जानकारी हमको जरूरी होगा कि भाई फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई वो क्यों हुई, उसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी और चीज़ें हम बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, राजनीति शास्त्र और इतिहास के घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करने के मामले में विद्वानों में एक प्रकार की होड़ सी लगी हुई है। जॉर्ज सीले नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यानी कि इतिहास का मूल या इतिहास की जड़ जो है, मतलब राजनीति की जड़ जो है वो इतिहास है। इतिहास एक जड़ है और उसी जड़ का एक तना या एक पत्ती के रूप में या उसके तने के रूप में पॉलिटिकल साइंस जन्मा है या पनपा है। यानी बिना इतिहास के राजनीतिक कल्पना भी आप नहीं कर सकते और राजनीति के बिना इतिहास निष्फल हो जाता है। यानी राजनीति जो होता है, इतिहास रूपी वृक्ष पे राजनीति रूपी फल एक प्रकार से लगता है। ऐसा मान लें कि एक जड़ है या एक तना है और दूसरा उस पे लगा हुआ एक फल है। यानी अगर राजनीति रूपी फल को एक वृक्ष ना मिला होता तो कहाँ पर फल लगता। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि इतिहास बप्पा है और उसका लड़का राजनीति है, ऐसा मान सकते हैं आप, क्योंकि इतिहास जो है उसी से राजनीति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, परंतु यह मत आपत्तिजनक भी है। इस इतिहास के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र के कई अन्य आधार भी हैं। केवल इतिहास से संबंधित नहीं बल्कि समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ले रहा है। इस वजह से ये मात्र इसकी एक इकाई के रूप में या एक संकुचित परिभाषा कह सकते हैं। इसी प्रकार इतिहास के सारे फल राजनीतिक नहीं होते हैं। इतिहास के कुछ पक्ष राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के फल इतिहास रूपी वृक्ष पर लगे हुए हैं। यानी इतिहास की एक टहनी के रूप में आप मान सकते हैं। एक फल या इतिहास की एक टहनी राजनीति शास्त्र है, तो दूसरी टहनी समाज शास्त्र है, तो तीसरी टहनी आपकी भूगोल हो गई, चौथी टहनी आपकी संस्कृति हो गई। ऐसे तमाम प्रकार की टहनियाँ इतिहास रूपी वृक्ष में लगी हुई हैं। एक अन्य स्थल पर भी इसी विद्वान ने कहा है कि इतिहास के उदर
इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीतिक शास्त्र भद्दा है और राजनीतिक शास्त्र के संबंध विच्छेद पर इतिहास कोरा साहित्य बन जाएगा। यानी इतिहास केवल एक साहित्य बन जाएगा अगर उससे पॉलिटिकल साइंस को हटा ले, चूँकि पॉलिटिकल साइंस एक जान है इतिहास की। चूँकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं बेटा तो हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल, भारत का राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास ही पढ़ते हैं, वो तो बाद में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास तो हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इतिहास ही पढ़ते हैं। राजा महाराजा कौन से हुए, उन्होंने उनके नियम कायदे क्या थे, ये सब हम तो पढ़ते ही हैं। यही सब तो मेन इतिहास होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बर्गेस नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि यदि इन शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, इतिहास और राजनीति को, तो उनमें एक यदि 100 नहीं तो पंगु हो जाता। 100 मतलब कि अगर मृतक नहीं होगा तो पंगु हो जाएगा। पंगु माने होता है कि भाई वो बिना किसी अर्थ के हो जाएगा। पंगु माने फालिस जैसे मार देता है, उस प्रकार का हो जाएगा। यानी इतिहास से पॉलिटिकल साइंस को हटा दें तो इतिहास को लकवा सा मार जाएगा, या इतिहास हटा दें पॉलिटिकल साइंस से तो पॉलिटिकल साइंस को लकवा मार जाएगा। इस टाइप के विद्वान किसने कहा, बर्गेस ने कहा। और दूसरा केवल जो है आकाश कुसुम बन करके रह जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस प्रसंग में लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा रूपी नदी में बालू के स्वर्ण कणों के समान संचित किया जाता है। किसने कहा, राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा रूपी नदी के बालू के स्वर्ण कणों के समान संचित किया जाता है, ऐसा कहा लॉर्ड एक्टन ने। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास घनिष्ठता से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक दूसरे के ऋणी भी हैं, यानी राजनीतिक शास्त्र ने बहुत कुछ दिया है इतिहास को, इतिहास ने बहुत कुछ दिया राजनीतिक शास्त्र को। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ मौलिक अंतर भी दिखाई पड़ता है, उस अंतर को भी हम जान लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में अंतर भी बेटा, जैसे पहला अंतर ये विवेचन पद्धति में अंतर है। इतिहास की विवेचन पद्धति अलग है और राजनीतिक शास्त्र की विवेचन पद्धति अलग है। दूसरा अंतर क्षेत्र में अंतर है। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है, राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है। इसके अलावा उद्देश्य भी राजनीतिक शास्त्र का अलग है और इतिहास का उद्देश्य अलग है। ठीक है, इस तरीके से उद्देश्य में अंतर, ठीक है, क्षेत्र में अंतर, विवेचन पद्धति में अंतर, सभी में अंतर आपको दिखता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में अंतर को हम देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, ठीक है, और क्या संबंध है। हेडिंग डालेंगे राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को जान भी रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम समझेंगे राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, मतलब एक ही बात है। हालांकि नीति शास्त्र है जिसको आप बोलते हैं एथिक्स और पॉलिटिक्स, दोनों में क्या अंतर है पॉलिटिकल साइंस में। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र नैतिकता से संबंधित विज्ञान होता है, यानी कि इसमें मोरलिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। वह मनुष्य के आचरण के औचित्य तथा औचित्य के नियमों को निर्धारित करता है नीति शास्त्र, और इस बात पर विचार करता है कि कोई व्यक्ति एक आदर्श मनुष्य कैसे बन सकता है। एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण मोरलिटी डिसाइड करती है। मोरलिटी के द्वारा दया और एक प्रकार से जो सहानुभूति का भाव होता है उसका जन्म होता है। और आपको बता दूं राजनीति शास्त्र इस बात की विवेचना करता है कि कोई नागरिक एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकता है। अब चूंकि एक आदर्श व्यक्ति ही एक आदर्श नागरिक बन सकता है, इसलिए राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के लक्ष्य अंतोगत्वा एक हो जाते हैं। चूँकि राजनीति शास्त्र भी एक अच्छे नागरिक को बनाने के पक्षधर में है, जबकि नीति शास्त्र उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, नीतियों को बताता है, आदर्श व्यक्तित्व को सामने रखता है कि आप किन चीज़ों को या किन व्यक्तियों से मोटिवेट होकर के प्रेरित होकर के आप उनके जैसा व्यक्तित्व को अपना सकते हैं। भगवान श्री राम, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम प्रकार के व्यक्तित्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, जिनके व्यक्तित्व को लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ और सद्गुणी जीवन जो होता है
वो कहीं ना कहीं पे ये नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों के उद्देश्य हैं कि मनुष्य एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें और सद्गुण तरीके से, यानी कि किसी को हानि ना पहुंचाए। राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य भी ये होता है कि जनता एक मत हो, जनता झगड़ा ना करे, जनता एक प्रकार से एक होकर के रहे। ठीक है, प्लेटो ने तो राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई अंतर ही नहीं माना। प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु हैं, उनके अनुसार राज्य विज्ञान नीति शास्त्र की ही एक शाखा है, यानी कि राज्य विज्ञान जो है या राज्य का साइंस जो होता है, राज्य का विज्ञान जो है वो नीति शास्त्र एथिक्स की एक शाखा के रूप में है। उसके विश्वविद्यालय ग्रंथ रिपब्लिक, ठीक है, किसका ग्रंथ है? रिपब्लिक, रिपब्लिक द लॉज, ये सब पुस्तकें किसकी है? प्लेटो की हैं। उसमें राजनीति की अपेक्षा नैतिक दर्शन अधिक मिलता है और इसी वजह से आप देखते हैं प्लेटो का जो आदर्श राज्य की कल्पना है, प्लेटो के जो दार्शनिक राजा की कल्पना है वो आपको दिखाई पड़ती है। प्लेटो एक राजा को शिक्षित एक दार्शनिक के रूप में देखने का प्रयास करता है, क्योंकि उस समय एथेंस में वो चीज़ें नहीं थीं या राज्य अच्छा तरीके से नहीं चल रहा था। यद्यपि अरस्तु ने इन शब्दों को अलग तरीके से बताया है, तथापि उसके अनुसार भी इसमें गहरा संबंध है। नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू आप मान सकते हैं। उसने कहा अरस्तु ने कि मनुष्य का नैतिक जीवन राज्य के सदस्य के रूप में ही संभव है, यानी कि मनुष्य जब एक राज्य का सदस्य होगा तो उसका नैतिक जीवन जरूर होगा, क्योंकि राज्य के नियमों को अगर वो फॉलो करेगा तो नैतिकता के आधार पर ही राज्य के नियम डिसाइड होते हैं। अच्छे आदर्श जीवन के लिए ही राज्य का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए राज्य बनाया गया ताकि लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना कर सके, इसीलिए सामाजिक समझौता हुआ। आइवर ब्राउन कहते हैं कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में मात्रा का अंतर है, गुण का नहीं, यानी क्वालिटी दोनों की एक है, बस मात्रा का अंतर है, शब्दों का अंतर है। ठीक है, उनके विचार में राजनीतिक शास्त्र नीति शास्त्र का ही बड़ा रूप है। इसी प्रकार लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन बेकार है। किसने कहा? लॉर्ड एक्टन ने। क्या कहा? कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन बेकार हो जाएगा। वास्तव में ये दोनों शास्त्र अपृथक्करणीय है, यानी कि अलग नहीं किए जा सकते हैं। इनके अलग करना मतलब इन्हें अलग करना घातक सिद्ध होगा। एक लेखक के अनुसार नीति शास्त्र से अलग होकर के राजनीतिक शास्त्र खिसकती हुई बालू की नींव पर टिक जाता है, यानी कि बालू की नींव जो खिसक रही है उसी प्रकार से अगर हम नीति शास्त्र को हटा दें राजनीतिक शास्त्र से तो राजनीतिक शास्त्र ढह जाएगा या राजनीतिक शास्त्र की बिल्डिंग जो होगी वो गिर जाएगी। राजनीतिक शास्त्र से विच्छेद होने पर नीति शास्त्र संकीर्ण और भावात्मक हो जाएगा। अगर राजनीतिक शास्त्र को हटा दें नीति शास्त्र से तो नीति शास्त्र क्या हो जाएगा? बेकार सा लगेगा या बहुत छोटा हो जाएगा, इमोशनल टाइप का हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ आधुनिक विद्वानों जैसे कि थॉमस हॉब्स ने भी राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग रखने में ही मनुष्य की भलाई मानी है कि दोनों, किंतु बाद में कांट, हीगल, बोसांके, ब्रैडले, ग्रीन आदि आदर्शवादी दार्शनिकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना और गांधी जी जो है गांधी जैसे राजनीतिज्ञों ने धर्म पर आधारित राज्य नीति का ही समर्थन किया, जो धर्म पर आधारित हो, जो नैतिकता पर आधारित हो। जबकि हॉब्स कहता है नैतिकता उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नैतिकता से अलग करने की बात करता है। तो इस तरीके से कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। ठीक है, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। देखिए, यद्यपि राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र परस्पर घनिष्ठता से संबंधित हैं, फिर भी इनमें कुछ मौलिक अंतर होता है और वे इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो अध्ययन विषय में अंतर है, प्रकृति में अंतर है दोनों की, और मापदंडों की निश्चितता में अंतर है। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का मापदंड कुछ अलग होते हैं और नीति शास्त्र के मापदंड अलग होते हैं, उसके दोनों के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उसके नेचर में डिफरेंस होता है। और अध्ययन विषय यानी कि उसका जो विषय क्षेत्र है वो भी राजनीति का विषय क्षेत्र अलग है और इसका विषय क्षेत्र अलग है, तो दोनों में सारे अंतर हो सकते हैं। अब अगला आपका जो है अंतर है विभिन्न विद्वानों में, वो है राजनीति विज्ञान का और अर्थशास्त्र के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलें तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग विषय हैं और दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। समाज के ही दोनों पहलू हैं। आर्थिक पहलू को अर्थशास्त्र अध्ययन करता है समाज के, और समाज के राजनीतिक पहलू को राजनीति शास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों ही सामाजिक विज्ञान अलग अलग पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। यानी एक इकोनॉमिक जीवन का अध्ययन करता है और एक जो है पॉलिटिकल जीवन का अध्ययन करता है, राजनीतिक।
मनुष्य का संपूर्ण जीवन आर्थिक और राजनीतिक पक्षों से प्रभावित होता है और ये दोनों पक्ष मनुष्य के बहुत ही जबरदस्त पक्ष होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, अर्थ वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक भी है। तो अर्थशास्त्री मतलब कि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का ही एक भाग है। क्योंकि राजनीति, देखिए कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र उसका नाम है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस की रचना है जो कौटिल्य की रचना है। क्योंकि राजनीति में अर्थ का एक बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है। बिना अर्थ के राजनीति संभव नहीं है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो कहीं ना कहीं पे राजनीति शास्त्र से छोटा होता है, राजनीति शास्त्र के एक पहलू के रूप में काम करता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। पहले राजनीति विज्ञान को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। तो इसका भी मानना यह है कि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का ही एक अंग है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक अंग होता है राजनीति शास्त्र का। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को कल्याणकारी कार्य करने हैं, यानी वेलफेयर काम करने, जनता के जो है कल्याण के लिए काम करना है राजनीति को। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र राजनीति में आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति, जैसे कि देश में जीडीपी क्या होगी, जीएनपी क्या होगी, पॉलिटिकल साइंस में बजट शब्द आता है, उसमें चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र भी एक दूसरे के बहुत ही जबरे संबंध है दोनों के, ठीक है। दोनों में संबंध की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं, चीज़ों को समझते हैं। वास्तव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों पर आधारित होती है, यानी कि कोई देश की इकोनॉमी क्या होगी, ये राज्य के जो नियम कायदे होंगे वही डिसाइड करेंगे। राज्य नीति में बैठे लोग ही डिसाइड करते हैं कि बजट कैसा होगा, या उत्पत्ति के साधन क्या होंगे, या जीडीपी कैसे बढ़ी घटेगी। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ता है, मतलब राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ता है आर्थिक स्थिति का प्रभाव। ऐसा नहीं कि कोई अवस्था अपने आप निर्धारित हो जाती है, बल्कि सरकार की उसमें नीतियां होती हैं। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। देश की आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती हैं और राजनीतिक गतिविधियों की वजह से आर्थिक परिस्थितियां डेवलप होती हैं। आर्थिक परिस्थिति ठीक होती है तो राज्य की स्थिति ठीक होती है, पॉलिटिकल साइंस सही तरीके से चलता है। और जब परिस्थितियाँ आर्थिक ठीक नहीं होती हैं तो राजनीति की परिस्थितियाँ भी गड़बड़ होने लगती हैं। चार्ल्स बियर्ड कहते हैं कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति अधूरी तथा ढांचा मात्र रह जाएगी। यानी अर्थशास्त्र अगर हटा दे राजनीति शास्त्र से तो मात्र एक खोखला ढांचा बन जाएगा राजनीति शास्त्र, यानी अर्थशास्त्र का होना भी जरूरी। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों परस्पर संबंधित हैं। गैटेल, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा, गैटेल ने, कि आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को बदलता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में क्या संबंध है? गैटेल कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां जो होती, इकोनॉमिकल जो सिचुएशंस होती हैं बेटा, वो राज्य के संगठन, ठीक है, राज्य के विकास तथा राज्य के क्रियाकलापों पर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती हैं। और उसके उत्तर में जो राज्य होता है वो क्या करता है? अपने कानूनों और आर्थिक परिस्थितियों को बदलता रहता है। उसके कानून राज्य के बदलते हैं, आर्थिक सिचुएशन बदलते हैं, जिसकी वजह से अर्थतंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर गार्नर का कहना है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं, इकोनॉमिकल जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा होता है। यानी आर्थिक समस्याओं का निपटारा है, उसका समाधान कौन करता है? पॉलिटिकल जो संस्थाएं होती हैं, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति किसका कारण कौन होता है? आर्थिक कारण होता है। यानी कि आर्थिक कारणों से बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं आती हैं और जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका निपटारा कौन करता है? राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान का कहना है कि आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ, और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। यानी कि राज्य नीति में अगर परिवर्तन होगा तो अर्थतंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो राजनीति ही बदलेगी, ठीक है। मैकाइबर ब्राउन का कहना है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति शास्त्र का व्यक्तियों से संबंध होता है। तो ये अंतर में भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से राजनीति विज्ञान और जो है अर्थशास्त्र में डिफरेंस हुआ। अब राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच में थोड़ा सा संबंध को देख लेते हैं, और इस तरीके से आपके ये तमाम ये चैप्टर्स आपके समाप्त होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
सारी चीज़ें। अब इसी को आप 4 वीडियो के माध्यम से भी हम बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो जो है आपका लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको कई बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, राजनीति विज्ञान और भूगोल की अगर बात की जाए तो भूगोल का संबंध किससे है? भूमि से है, वायु से है, वर्षा से, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़ इत्यादि, ये सब भूगोल में पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी में। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है बेटा जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जल, वायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, इन सभी का प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलू जो है वो भी प्रभावित होता है। राज्य के निर्माणकारी तत्वों में भूखंड एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि राज्य का एक तत्व क्या, हमने शुरुआत में बताया था कि राज्य के एक तत्व में निश्चित भूभाग का होना जरूरी है। अब वो भूभाग पहाड़, पर्वत, मैदान कुछ भी हो सकता है अगर, तो ये भी राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे कि पहाड़ों के एरिया में जो शासन होगा अलग तरीके से होगा, वहाँ पर अलग तरीके के नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, मैदानों के लिए अलग होगा चीज़ें, तो आप देखेंगे चीज़ें। और भूगोल के अध्ययन के विषय में भी भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, इन सभी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अतः भूगोल और राजनीति विज्ञान परस्पर संबंधित होते हैं। संबंध को देखते हैं। अरस्तु नाम के विद्वान हैं, उन्होंने कहा सबसे पहले कि जलवायु, भूमि, समुद्र तट, पहाड़ और नदियाँ तथा खाड़ियाँ, खाड़ियाँ मतलब कि जो खाई होती हैं, वो राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ती हैं। तो राजनीतिक इतिहास पर क्या होता है? पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी देश की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, उस पर वहाँ की नदियाँ, पहाड़, समुद्र तट, भूमि, ये सब उस छाप छोड़ते हैं। जीन बोदा ने राजनीतिक विज्ञान तथा भूमि के संबंध में घनिष्ठता पर बल दिया है। जीन बोदा जो हैं वो संप्रभुता की बात करते हुए इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। यानी जो गर्म देश हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक तरीके से दासता उनके लिए ठीक है, जबकि ठंडे देश जो है राजनीतिक स्वतंत्र होते हैं। आप देखेंगे कि जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, गोरे लोग हैं, उन्होंने जो काले लोगों पर बहुत शासन किया है, आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही। रूसो ने 18वीं शताब्दी में जलवायु तथा सरकार के स्वरूप के संबंध में स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए ठीक है। गर्म जलवायु में क्या होता है? निरंकुशता का शासन होता है, राजा पर कोई अंकुश नहीं होता है। ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त होती है। यानी कुछ जहाँ पर ठंडे गर्म दोनों होते हैं वहाँ पर जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर एक प्रकार से बर्बरता का शासन होता है, और जहाँ पर जलवायु गर्म होती है वहाँ पर निरंकुश शासन होता है, ऐसा बताया। थॉमस बकल कहते हैं किसी देश के लोगों के चरित्र और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक और भौतिक परिस्थिति होती है। उसकी भौतिक और भौगोलिक परिस्थिति ही डिसाइड करती है, ठीक है, कि किसी देश के लोगों का चरित्र कैसा होगा। उनकी राजनीतिक संस्थाएं जो होंगी वो निर्धारित करने के लिए इन चीज़ों का बहुत योगदान होता है, भौतिक परिस्थिति का और भौगोलिक सिचुएशन का, ठीक है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन का। राजनीति विज्ञान और भूगोल में अंतर भी होता है, एक दूसरे से संबंधित जरूर शास्त्र हैं, लेकिन इनमें अंतर भी है। पहला अंतर, भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशाओं का, विभिन्न देशों की जलवायु का तथा वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी आप देखेंगे बेटा कि इन चीज़ों का अध्ययन जो है किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है भूगोल में, ठीक है। जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और विधि यानी कानून का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। और भूगोल में हम उस देश का भूमि खंड कैसा है, जलवायु कैसी है, ठीक है, तापमान कैसा है, सभी का अध्ययन होता है। दूसरा अंतर, भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान होता है, यानी कि भूगोल जो होता है वो ज़्यादा वैज्ञानिक है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ साथ आदर्श का चित्रण भी करता है। यानी राजनीति शास्त्र से ज़बरदस्त विज्ञान भूगोल है, जबकि भूगोल भी एक प्रकार से एक आदर्श रूप है, बिहेवियर से रिलेटेड है, तो आदर्शात्मक है, जबकि वो वैज्ञानिकता पर ज़्यादा आधारित है। दूसरी बात, भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता भी रहती है, जबकि राजनीतिक विज्ञान अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। राजनीतिक विज्ञान पूर्ण विज्ञान भी नहीं है, अपूर्ण विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान जो है विज्ञान के मतलब सबसे पिछड़ी हुई विज्ञान है, सबसे पिछड़ी हुई कला भी है, जबकि जो भूगोल है वो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, दोनों की श्रेणी में आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने दूसरी क्लास देख ली, तो यानी कि यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। 2 क्लास के माध्यम से, एक क्लास में हमने उसकी प्रकृति, परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र को समझा, अर्थ को समझा पॉलिटिकल साइंस के, और दूसरे जो है चैप्टर में हम लोगों ने
राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि उसमें राजनीति और इतिहास में क्या डिफरेंस है, राजनीति नीति शास्त्र में क्या डिफरेंस है, राजनीति और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन सभी को समझा। राजनीति शास्त्र और भूगोल में क्या संबंध, क्या अंतर है, सब कुछ हमने देख लिया। अब जो अगली इकाई आएगी बेटा, उसमें हम लोगों ने किसको चर्चा करना है, उसमें हम लोगों को चर्चा करना है किसके बारे में, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें व्यवहारवाद वगैरह क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बेहतर तरीके से हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण दोनों के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।